नमस्कार। मैं वैद्य रवि भंडारी आयुर्वेद व्यासपीठ योग विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। व्याधि क्षमत्व के लिए योग, इस विषय पर आज हम कुछ जानकारी लेने वाले हैं। व्याधि क्षमत्व यानी कि व्याधि से लड़ने की हमारी क्षमता, इस क्षमता को बनाए रखना और इसे बढ़ाना, इसलिए योग हमारी किस तरह मदद कर सकता है, यह हम आज जानने वाले हैं। आयुर्वेद व्याधि क्षमत्व के बारे में क्या कहता है? आयुर्वेद यानी कि महर्षि चरक कहते हैं कि पृथ्वी पर हमारा अस्तित्व केवल हमारा शरीर नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ हमारा मन और आत्मा भी उसके मुख्य स्तंभ है। इसलिए जब भी हम व्याधि क्षमत्व के बारे में बात करेंगे, हमें इन तीनों चीज़ों पर ध्यान देना अत्यावश्यक है। केवल शारीरिक तौर पर हम व्याधि क्षमत्व की बारे में बात करेंगे तो वह व्याधि क्षमत्व अधूरा होगा। और अब हम जानेंगे योग शास्त्र व्याधि क्षमत्व के बारे में क्या कहता है। योग शास्त्र की ही शाखा हठयोग कहता है, पिंगला और ईड़ा नाड़ी में प्राण के संतुलित प्रवाह पर ही हमारा व्याधि क्षमत्व निर्भर होता है। साथ ही साथ सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह मतलब व्याधियों के परे हो जाना। और जैसा कि हम इस चित्र में भी देख रहे हैं, पिंगला और ईड़ा नाड़ी के प्राण प्रवाह का सीधा सीधा संबंध हमारी रीढ़ की हड्डी से होता है। प्राण शक्ति के संतुलित प्रवाह के लिए योग शास्त्र में अनेकों विधियां बताई है, जिसे हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। परंतु इसमें से कुछ महत्वपूर्ण अंग जैसे कि आसन, प्राणायाम और ध्यान, यह हमें व्याधि क्षमत्व बढ़ाने के लिए किस तरह मदद करेंगे, यह अभी हम देखने वाले हैं। तो आइए चले हम सबसे पहले आसनों के बारे में कुछ जानकारी ले। आसन यूं ही नहीं किए जाते, आसनों के पहले कुछ पूर्व अभ्यास भी किए जाते हैं, जिन पूर्व अभ्यासों को कई नामों से जाना जाता है, जिसे हम सूक्ष्म व्यायाम नाम से भी जान सकते हैं, जिसे हम जॉइंट मूवमेंट्स यानी कि स्मॉल जॉइंट मूवमेंट्स भी कह सकते हैं। जैसा इस चित्र में बताया गया है, कुछ सूक्ष्म व्यायाम यानी कि हर एक जॉइंट की मूवमेंट हमें पहले कर लेनी चाहिए, जिससे कि आसन करने के लिए जो फ्लेक्सिबिलिटी या शारीरिक क्षमता हमें लगती है वो हमें प्राप्त हो जाए। साथ ही साथ अगर हम कुछ मसल मूवमेंट्स भी करेंगे, जिसे हम स्थूल व्यायाम कहते हैं, तो ये एक बेहतरीन शुरुआत हो जाएगी, जिससे कि हमारी आसन करने की क्षमताएं और अच्छे से बढ़ेगी। अब हम आसन के अभ्यास के बारे में अधिक जानकारी लेने वाले हैं। आसन करने की अलग अलग चारों स्थितियों के बारे में तो हमें पता ही है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। लेकिन आसन करते समय हमारी रीढ़ की हड्डी किस ओर मुड़ती या झुकती है, ये बहुत आवश्यक और ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि हमने पहले ही यह बात समझ ली है कि हमारी रीढ़ की हड्डी के इर्द गिर्द पिंगला और ईड़ा नाड़ी के द्वारा प्राण शक्ति का प्रवाह होता है। अतः हमें हर एक आसन करते समय हमारी रीढ़ की हड्डी को केंद्र में रखना चाहिए। हमारी रीढ़ की हड्डी पीछे की ओर, सामने की ओर, दाएं बाएं झुक कर या फिर दाएं बाएं घूम कर या फिर ऊपर की ओर खींची जा सकती है। तो हम शरीर की चारों स्थितियों में हमारी रीढ़ की हड्डियों को इन पांचों दिशाओं में घुमाएंगे, ताकि प्राण प्रवाह संतुलित रहे। तो आइए चले हम शुरू करते हैं बैठकर किए जाने वाले आसन।
जैसा कि क्रम यहाँ दिखाया गया है ठीक वैसे ही हमें करना है। सबसे पहला आसन हम करेंगे पीछे मुड़कर किए जाने वाला आसन, जिसे हम बैकवर्ड बेंडिंग आसन कहते हैं, जिसका नाम यहाँ पर हमने लिखा है उष्ट्रासन। अगर हमें घुटनों में दर्द है, घुटने मोड़ने में कुछ दिक्कत है, तो हम घुटने सीधे रखकर पूर्वोत्तानासन जैसा आसन भी हम कर सकते हैं। हमारी व्याधि क्षमत्व बढ़ाने के लिए सबसे पहला आसन, बैठकर किए जाने वाला पहला आसन उष्ट्रासन, जिसका चित्र अभी हम देख रहे हैं। यह आसन हमको कम से कम 20 सांसें यानी कि अराउंड 1 मिनट तक बनाए रखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे बैठकर किए जाने वाले दूसरे आसन की ओर। दूसरा आसन है आगे झुककर किए जाने वाला आसन। जैसा कि अभी आप देख रहे हो, इसमें एक आसन घुटनों को मोड़कर किया गया है और एक आसन घुटनों को सीधा रखकर किया गया है। हमें घुटनों के बारे में कुछ परेशानी है, दिक्कत है, घुटने मोड़ने में कुछ दिक्कत है, तो हम घुटने सीधे रखकर भी यह आसन कोशिश कर सकते हैं, जिससे कि हमारी रीढ़ की हड्डी सामने की ओर झुकी रहे। और भी जिन्हें सामने की ओर झुकना मना है रीढ़ की हड्डी के किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। बैठकर किए जाने वाला तीसरा आसन अभी हम देख रहे हैं। यह आसन में हम हमारी रीढ़ की हड्डी को साइड में यानी कि बाजू में झुकाते हैं, जिसमें दाईं ओर और बाईं ओर हम हमारी रीढ़ की हड्डी को झुका सकते हैं। इसके लिए जो बेस पोज होती है यानी कि बैठने की जो स्थिति है, वह हम अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ले सकते हैं। जैसे कि वज्रासन में हम अपने आप को घुमा सकते हैं, सुखासन में भी हम अपने आप को दाईं और बाईं ओर घुमा सकते हैं, या फिर गोमुखासन जैसे पैरों की स्थिति लेके भी हम अपने शरीर को दाईं और बाईं ओर घुमा सकते हैं। दोनों ओर करते समय कम से कम 30-30 सेकंड का अवधि हमें बनाए रखना है, जिससे कि हमारी रीढ़ की हड्डी दाईं ओर और बाईं ओर साइड बेंडिंग होते हुए कुछ समय तक रुकी रहे। अब हम आगे बढ़ेंगे चौथे आसन की तरफ। चौथा आसन होता है ट्विस्टिंग। ये भी हम राइट और लेफ्ट साइडेड ट्विस्टिंग करते हैं, जिसे हम बाजू में घुमाना कह सकते हैं हमारी रीढ़ की हड्डी को। जैसे कि पहले चित्र में बताया गया है, पहला चित्र है वक्रासन का और दूसरा चित्र है अर्ध मत्स्येंद्रासन का। दोनों भी स्थितियां ट्विस्टिंग की बहुत अच्छी स्थितियां हैं। जो भी स्थिति आपको अच्छे से आए वह स्थिति आपको लेना है और दोनों ओर यानी कि दाएं और बाएं ओर कम से कम 30-30 सेकंड तक इस स्थिति को बनाए रखना है। इस स्थिति के आखिरी आसन की ओर अभी हम बढ़ेंगे। यह आसन है संतुलन वाला आसन। हमारी रीढ़ की हड्डी को हम किस तरह सीधा रख सकते हैं, यह इस आसन में हम देखेंगे। इसके लिए भी हम अलग अलग स्थितियों का चुनाव कर सकते हैं, जैसे कि पद्मासन है, वज्रासन है, या फिर गोमुखासन है, या फिर पद्मासन में दोनों हाथ ऊपर की ओर खींचते हुए हम पर्वतासन जैसा आसन भी कर सकते हैं। बैठकर किए जाने वाला अंतिम आसन अभी हम देख रहे हैं। बैठकर किए जाने वाले जो पांचों आसन अभी हमने देखे, सीखे, उनका एक ही स्लाइड में अभी आप चित्र स्वरूप में देख रहे हो। पीछे झुककर, सामने झुककर, बाएं और दाएं झुककर, बाएं और दाएं घूमकर और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर हम यह पांचों आसन कर सकते हैं, जो कि हमें
प्राण प्रवाह के संतुलन के लिए यानी कि व्याधि क्षमत्व बनाए रखने के लिए काफी मददगार साबित होते हैं। चलिए हम आसनों की जो शरीर स्थिति है अब बदलेंगे। अब हम खड़े रहकर किए जाने वाले आसनों के बारे में जानकारी लेंगे। जिस तरह हमने बैठकर आसन करते समय पहले पीछे, फिर सामने, फिर बाजू में और फिर स्ट्रेचिंग बैलेंसिंग आसन करते हुए आसनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाया, कुछ उसी ही तरह हम खड़े रहकर भी आसनों को बढ़ाएंगे, जिनके नाम और जिनका डायरेक्शन, रीढ़ की हड्डी घूमने का, झुकने का डायरेक्शन अभी हम देख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला आसन करेंगे हम खड़े रहकर। पीछे झुक के किए जाने वाला आसन है ये। इसमें हमारे सामने दो ऑप्शंस है। पहला वाला है अर्ध चक्रासन, जिसमें हम कमर पर हाथ रखकर हमारे रीढ़ की हड्डी को जितना पीछे झुका सकते हैं झुकाएंगे, जिसमें हमारे कमर से नीचे पैर एकदम सीधे रहेंगे। या फिर हम दूसरा आसन भी कोशिश कर सकते हैं, जिसे हम वीरासन कहते हैं, जिसमें हमारे दोनों पैरों में कुछ अंतर रहेगा और हम दोनों हाथों को एक दूसरे से जोड़ते हुए पीछे की ओर झुकने की कोशिश करेंगे। दोनों में से कोई भी एक आसन आप चुन सकते हो और जिसमें आप आसानी से और काफी देर तक रुक सकते हो, उतनी देर तक आपको रुकना है। अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे आसन की तरफ। खड़े रहकर किए जाने वाला दूसरा आसन, जो सामने की ओर झुककर आसन होता है, जिसका नाम है पाद हस्तासन, जिसमें हम दो तरह से ये आसन कर सकते हैं। या तो हम दोनों पैरों को जुड़ाकर सामने झुक सकते हैं, या दोनों पैरों को फैलाकर भी सामने झुक सकते हैं। अब हम खड़े रहकर किए जाने वाले तीसरे आसन की ओर बढ़ेंगे। यह जो तीसरा आसन है, इसका नाम है त्रिकोणासन यानी कि ट्रायंगल पोज। ये एक साइड बेंडिंग का बहुत ही अच्छा आसन है, जिसमें हमारी रीढ़ की हड्डी दाईं और बाईं ओर हम झुका सकते हैं अच्छे से। यह भी आसन हम दो तरीके से कर सकते हैं, या पैर जुड़ाकर या पैरों में अंतर लेकर, पैरों को फैलाकर भी हम यह आसन कर सकते हैं, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। यह आसन हम दोनों ओर झुककर करते हैं, दाईं और बाईं ओर। तो दोनों ओर कुछ कुछ समय तक हम रुकने की कोशिश करेंगे और हमारी रीढ़ की हड्डी को और ज़्यादा लचीला और मजबूत बनाएंगे, जिससे कि उसमें से होने वाला प्राण का प्रवाह अच्छा हो जाए और हमारी व्याधि क्षमता बनी रहे। अब हम और आगे बढ़ेंगे। स्टैंडिंग पोस्चर में का चौथा आसन देख रहे हैं हम, वह आसन है कटी चक्रासन, जिसमें हम हमारे शरीर को दाएं और बाएं ओर यानी कि बाजू में घुमाते हैं, जिसे हम ट्विस्टिंग भी कह सकते हैं। दोनों पैरों को एक ही लाइन में फैलाकर भी हम ट्विस्टिंग कर सकते हैं, या दोनों पैरों को आगे पीछे रखकर भी हम ट्विस्ट कर सकते हैं। वैसे तो रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए सभी आसन काफी महत्वपूर्ण होते हैं, फिर भी जो ट्विस्ट करके किया जाने वाला आसन है, जो अभी हम देख रहे हैं, वो कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण होता है पिंगला और ईड़ा नाड़ी के प्राण प्रवाह के बारे में। अब हम खड़े रहकर किए जाने वाले अंतिम आसन की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका नाम ताड़ासन या वृक्षासन है, जिसमें हम हमारी रीढ़ की हड्डी को संतुलित रखने की कोशिश करते हैं या फिर ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करते हैं, जिसे हम स्ट्रेचिंग या बैलेंसिंग भी कह सकते हैं। अगर हम दोनों पैरों पर हमारे शरीर को ऊपर की ओर खींच सकते हैं तो अच्छा है, और अगर हम इससे भी आगे बढ़कर एक ही पैर पर हमारे शरीर को संतुलित रख सकते हैं तो वो आसन और भी अच्छा होगा। इस तरह हम खड़े रहकर किए जाने वाला यह अंतिम आसन करेंगे, जिसका नाम है ताड़ासन या वृक्षासन। खड़े रहकर किए जाने वाले पांचों आसनों को एक बार फिर से हम देख लेंगे। पीछे झुककर किए जाने वाला आसन, सामने झुककर किए जाने वाला आसन,
दाईं और बाईं ओर झुक कर किए जाने वाला आसन, दाईं और बाईं ओर घूम कर किए जाने वाला आसन और ऊपर की ओर खींचकर किए जाने वाला आसन। जब हम इसी क्रम से बार बार और अलग अलग स्थितियों में आसन करेंगे तब निश्चित ही हमारी रीढ़ की हड्डी से हो रहा प्राण का प्रवाह, जिसे हमने पिंगला और ईड़ा यह नाम दिया है, वह संतुलित हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा और हमारी व्याधि क्षमता बनाए रखेगा। चलिए अब हम आसन करने की तीसरी शरीर स्थिति की ओर बढ़ेंगे। तीसरी स्थिति है पेट पर किए जाने वाले आसनों की स्थिति, जिसे हम प्रोन पोस्चर भी कहते हैं। और जैसा कि अभी आप देख रहे हो, पांचों आसन के नाम और उनके डायरेक्शन अभी हम अपने सामने देख रहे हैं। जो रीढ़ की हड्डी घुमाने का डायरेक्शन है वो तो सेम ही है जो पहले दो स्थितियों में हमने देखा था। पेट पर सोकर किए जाने वाला सबसे पहला आसन अभी हम करेंगे, हमारे शरीर को पीछे की ओर झुकाने वाला आसन। पेट पर सोकर हम किस तरह हमारे शरीर को पीछे झुका सकते हैं, यह अलग अलग तीनों आसनों में अभी हम देख रहे हैं। या तो हम दोनों हाथों के बल पर शरीर का अगला हिस्सा उठाकर भुजंगासन कर सकते हैं, या दोनों हाथों और दोनों पैरों को उठाकर पूरा शरीर हमारे पेट पर तोलते हुए दूसरा आसन कर सकते हैं। और दोनों हाथों को सामने न रखते हुए दोनों हाथ अगर हम पीछे लेके हमारे पैरों को पकड़ ले और शरीर को और ज़्यादा पीछे की ओर झुकाए तो वह आसन हो जाएगा धनुरासन। हमारी क्षमता के अनुसार हम तीनों में से कोई भी एक आसन नियमित रूप से कर सकते हैं। पीछे झुककर किए जाने वाला आसन भुजंगासन, नौकासन या फिर धनुरासन। अब हम पेट पर सोकर किए जाने वाला सामने झुककर किए जाने वाला आसन देख रहे हैं, जिसका नाम है पर्वतासन, या फिर इसे हम अधोमुख श्वानासन भी कह सकते हैं, जिसमें हम शरीर को सामने की ओर झुकाते हैं और शरीर की आकृति पर्वत के जैसी बनाते हैं। इसमें हमारी रीढ़ की हड्डी सामने की ओर झुकती है। अब हम देख रहे हैं पेट पर किए जाने वाला तीसरा आसन, जिसमें हम पेट पर सोकर दोनों हाथ और दोनों पैरों को एक ही दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं बगैर कमर को उठाए। हम जितनी दाईं ओर मुड़ सकते हैं हाथों और पैरों को, उतनी ओर हमको मुड़ाना है कुछ देर तक, यानी कि 30 सेकंड तक हमको यह स्थिति बनाए रखना है। फिर से हम मध्य भाग में आ जाएंगे और उसके अपोजिट और यानी कि बाईं ओर शरीर को इसी तरह घुमा लेंगे, दोनों हाथों को और दोनों पैरों को एक साथ। पेट पर सोकर किए जाने वाला यह कटी चक्रासन आसन है। साइड बेंडिंग वाला आसन, राइट साइडेड बेंडिंग और लेफ्ट साइडेड बेंडिंग। खासकर पीठ और कमर के दर्द वाले कई व्याधियों में यह आसन उपयुक्त माना जाता है। अब हम चौथे आसन की ओर बढ़ेंगे। पेट पर सोकर किए जाने वाला चौथा आसन अभी हम देख रहे हैं, जिसका नाम तिर्यक भुजंगासन है, जिसमें हम पेट पर सोकर पैरों को दोनों को फैला देते हैं, दोनों हाथों को कंधों के नीचे रखते हुए शरीर को भुजंगासन की तरह ऊपर उठाना है और फिर हमारे गर्दन को दाईं या बाईं ओर मोड़ के उसके विरुद्ध दिशा वाले पैर की एड़ियों को देखने की कोशिश करनी है। इस आसन को हम ट्विस्टिंग वाला आसन कहते हैं, राइट साइडेड या लेफ्ट साइडेड ट्विस्टिंग। हमको यह स्थिति कुछ देर तक बनाई रखनी है। अब हम पेट पर किए जाने वाले आखिरी आसन शलभासन को देख रहे हैं। शलभासन, इस आसन में हमारी रीढ़ की हड्डी या तो संतुलित रहती है या फिर ऊपर की ओर खींची जाती है। जैसे जैसे हमारे शलभासन में पैर ऊपर ऊपर जाएंगे, हमारी रीढ़ की हड्डी ऊपर की ओर खींची जाएगी।
पेट पर सोकर किए जाने वाला अंतिम आसन शलभासन अभी हम देख रहे हैं। इन पांचों आसनों को हम एक बार फिर से देख लेंगे। पेट पर जो सोकर किए जाने वाले पांचों आसन अभी हम देख रहे हैं। पीछे की ओर झुककर, सामने की ओर झुककर, दाईं और बाईं झुककर, दाईं और बाईं ओर घूमकर और शरीर को संतुलित रखते हुए पेट पर सोकर स्ट्रेचिंग, यह पांचों आसन हमने पेट पर सोकर बारी बारी से किए। अब हम बढ़ेंगे अगले स्थिति की ओर। आसन करने की अंतिम स्थिति अभी हम देख रहे हैं, जिसे हमने नाम दिया है पीठ पर सोकर किए जाने वाले आसन, सुपाइन पोस्चर आसन। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि हम इसमें किस क्रम से आसन करने वाले हैं। इसमें भी हमने वही क्रम फॉलो करने की कोशिश की है जो क्रम हमने पहले 3 स्थितियों में किया था। सबसे पहले हम पीछे झुककर, फिर बाद में सामने झुककर, फिर दाईं और बाईं ओर झुककर और घूमकर, और उसके बाद शरीर को ऊपर की ओर खींचकर हम आसनों को करेंगे। चलिए एक एक करके हम आसन देखेंगे। सबसे पहला आसन हम करेंगे अर्धचक्रासन, या फिर जिसे हम कंदर आसन या सेतु बंदासन नाम से भी जानते हैं। यह आसन पीछे की ओर झुककर किए जाने वाला आसन है, यानी कि बैकवर्ड बेंडिंग वाला आसन है। इस आसन को हम कुछ देर तक बनाए रखेंगे। तकरीबन हर आसन हम 1-1 मिनट तक स्थिति को बनाए रख सकते हैं या रखना चाहिए, तभी जाकर हमको उसके लाभ मिलेंगे। अब हम पीठ पर सोकर किए जाने वाले दूसरे आसन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा आसन है सामने की ओर झुककर किए जाने वाला आसन। अभी हम 2 चित्र देख रहे हैं, एक पवन मुक्तासन और एक नौकासन। अगर हमारे घुटने अच्छे हैं तो हम घुटनों को फोल्ड करके, यानी कि पवन मुक्तासन वाला आसन कर सकते हैं। यदि हमारे घुटनों में दर्द है तो हम घुटनों को सीधा रखते हुए भी यह आसन कर सकते हैं। और घुटनों में दर्द हो या ना हो, हम दोनों आसनों को कर सकते हैं। इसमें हमारी रीढ़ की हड्डी कुछ सामने की ओर झुकी हुई होती है। अब हम पीठ पर सोकर तीसरे क्रमांक वाला आसन करेंगे, जिसे हमने कटी चक्रासन नाम दिया है। इसमें हम हमारी शरीर को बाजू में झुकाते हैं, राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में, जिसे हम साइड बेंडिंग भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों हाथों और दोनों पैरों को एक साथ एक ही दिशा में घुमा लेंगे और कुछ देर तक उस स्थिति को बनाए रखेंगे। और इसमें ध्यान रहे हमारी कमर ना उठे। फिर हम इसी आसन को दूसरी ओर, यानी कि लेफ्ट साइड में भी दोहराएंगे। अंतिम स्थिति में जाने के बाद कुछ देर तक हम वहीं रुकेंगे। पीठ पर सोकर किए जाने वाला चौथा आसन अभी हम देख रहे हैं, उत्तान वक्रासन, जिसमें हम हमारे शरीर को दाईं और बाईं ओर घुमाते हैं, यानी कि ट्विस्ट करते हैं शरीर को, यानी कि रीढ़ की हड्डी को। जिसमें जैसे हम चित्र में देख रहे हैं, हमारे दोनों हाथ हमारे गर्दन के नीचे, यानी कि सिर के नीचे रहेंगे और दोनों पैर हम जोड़ कर रखते हुए दाईं या बाईं ओर घुटने जमीन तक जाने तक टिकाने की कोशिश करेंगे। और ख़ास तौर पर हमारा ध्यान रहेगा हमारे हाथों पर। हमारे हाथ उठेंगे नहीं, जहाँ हैं वहीं रहेंगे, ज़मीन पर ही रहेंगे। हम इसे दोनों ओर घुमा सकते हैं शरीर को, और दोनों ओर घुमाते समय हमारी गर्दन विरुद्ध दिशा में जाएगी। जिस तरफ पैर जाएंगे उसके अपोजिट साइड में हमारी गर्दन जाएगी। पीठ पर सोकर किए जाने वाला अंतिम आसन अभी हम देख रहे हैं, जिसका नाम है सर्वांगासन, जिसमें हमारी रीढ़ की हड्डी संतुलित या ऊपर की ओर खींची जाती है। सर्वांगासन जैसे ही हम सभी को परिचित है, पूरे शरीर पर प्रभाव करने वाला आसन। खास तौर पर सिर के बल किए जाने वाले आसन जिन व्याधियों में वर्जित है, उन्होंने यह आसन कुछ ध्यान से करना है।
पीठ पर सोकर किए जाने वाले सभी आसनों को हम इसी क्रम से करने की कोशिश करेंगे, जो क्रम हमारे सामने अभी दिखाई दे रहा है। इस तरह हमने चारों स्थितियों में के आसन का अभ्यास पूरा किया, यानी कि तकरीबन 20 आसनों का अभ्यास अभी हमने किया और उनका क्रम समझने की कोशिश की और उसके पीछे का जो कारण है जिससे कि हमारी व्याधि क्षमता बनी रहे, यह भी हमने समझने की कोशिश की। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे आसनों के दूसरे इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण एस्पेक्ट की ओर। उसका नाम है प्राणायाम। योग का महत्वपूर्ण दूसरा एस्पेक्ट प्राणायाम। जैसा कि हम चित्र में देखते हैं, प्राणायाम में ईड़ा और पिंगला नाड़ी का सीधा सीधा संबंध होता है। इन ईड़ा और पिंगला नाड़ियों का प्रवाह हमारे नासिकाग्र में आके नॉस्ट्रिल्स के पास आके रुकता है और वहीं से वो प्रभावित भी होता है। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास हमारी व्याधि क्षमता बनाए रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि आसन एकदम से नहीं किए जाते, आसन करने के पहले कुछ अभ्यास किए जाते हैं जिसे हम आसनों के पूर्व अभ्यास कहते हैं। उसी तरह प्राणायाम भी एकदम से नहीं किया जाता, प्राणायाम के पूर्व भी कुछ अभ्यास होते हैं। सबसे पहला अभ्यास होता है श्वास प्रवाह का संतुलन, यानी कि हमारे दोनों नासिकाओं में से एयर का जो फ्लो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, वहाँ पे इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। और दूसरा, हमारी श्वास की जो गति है वो हमको धीमी करनी है, यानी कि हमारी श्वास को गहरा करना है। जब हम इन दोनों स्थितियों को समझ लेंगे तभी हम प्राणायाम करने के लिए कैपेबल यानी कि योग्य हो जाते हैं। अब हम व्याधि क्षमता बढ़ाने वाला प्राणायाम का मुख्य अभ्यास देखेंगे, जिसे हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम या फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम से भी जानते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो, इस प्राणायाम की शुरुआत हम बाई नासिका से यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से करते हैं। वहां से हम इनहेल करते हैं और उसके बाद राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करते हैं। जैसे ही हमने ये काम किया, इस काम को चंद्रभेदन प्राणायाम भी कहा जाता है, जिससे कि हमारी लेफ्ट साइडेड बॉडी प्रभावित होती है। और यही काम जब हम अपोजिट दिशा से करते हैं, यानी कि राइट नॉस्ट्रिल से इनहेलेशन और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेलेशन करते हैं, तो यह हो जाता है सूर्य भेदन प्राणायाम। इससे हमारी दाईं ओर का शरीर प्रभावित होता है। और जब हम ये दोनों प्रक्रियाएं बारी बारी से करते हैं, एक के बाद एक करते हैं, तो हमारा पूरा शरीर प्रभावित होता है। पिंगला और ईड़ा नाड़ी इससे शुद्ध होती है और हमारी व्याधि क्षमता बनाई रहती है, बढ़ती है। तो यह प्राणायाम हम कम से कम 9 बार, 18 बार या और भी कई बार हम कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण प्राणायाम का अभ्यास नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, जो हमारी व्याधि क्षमता बनाए रखता है। अब हम योग शास्त्र के तीसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास की ओर बढ़ेंगे, ध्यान का अभ्यास। जैसे कि अभी हमने देखा कि प्राणायाम करने के पूर्व भी हमने कुछ अभ्यास किए, आसन करने के पूर्व भी अभ्यास किए, वैसे ही ध्यान करने के पूर्व भी हमारे कुछ अभ्यास होने चाहिए। कौन से है वो अभ्यास? जिसमें ध्यान करने के लिए हमारे शरीर की स्थिरता बहुत ही आवश्यक होती है, साथ ही साथ मन की स्थिरता भी आवश्यक होती है। शरीर की स्थिरता के कुछ अभ्यास हम कर सकते हैं। मन की स्थिरता के लिए हम एक अभ्यास करेंगे जिसका नाम है नादानुसंधान। नादानुसंधान यानी कि फीलिंग ऑफ द साउंड वाइब्रेशंस। हम यह अभ्यास बैठकर या पीठ पर सोकर कर सकते हैं, जिसमें हमें ओम इस मंत्र का या इस शब्द का उपयोग लेना है। ओम यह मंत्र अ, उ और म इन 3 अक्षरों से बना हुआ है। हम अ इस शब्द का उच्चारण करेंगे 9 बार और उस समय हमारा पूरा ध्यान हमारे शरीर के निचले हिस्से पर यानी कि दोनों पैरों पर रहेगा। फिर हम उच्चारण करेंगे उ इस शब्द का, जैसे कि ऊ ऊ।
ऐसे 9 बार जब हम उच्चारण करेंगे तब हमारे शरीर पर हमारा ध्यान शरीर के बीचले हिस्से में यानी कि हमारे दोनों हाथ, छाती, पेट, पीठ और कमर पर रहेगा। और जब हम म का उच्चारण करेंगे तब हमारे शरीर पर हमारा ध्यान अपर बॉडी पार्ट पर रहेगा यानी कि हमारी गर्दन, हमारा गला, हमारा सिर और हमारा फेस। इस तरह हम अलग अलग शब्दों का उच्चारण करते समय हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों पर ध्यान देंगे और जब हम ओम बोलेंगे तब हमारे पूरे शरीर पर हम ध्यान देंगे। इन अभ्यासों से हम अपने आप को, हमारे शरीर को, हमारे मन को ध्यान के अभ्यास के लिए तैयार करते हैं। ध्यान का जो मुख्य अभ्यास हम करेंगे वो नियमित रूप से करने की कोशिश करनी है। रोज कम से कम 10 मिनट तक हमको यह अभ्यास करना है। ध्यान के कई अभ्यास हो सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा और प्रभावी ध्यान का अभ्यास ओंकार ध्यान, जिसका भी हम अभ्यास कर सकते हैं। इस अभ्यास में हमको ओम के इस चित्र को अच्छे से ध्यान देकर देखना है और उसके